कोडलु कंचु अत्ता मंजू। एक गांव में मंजू और सरला नाम के सास बहू रहते थे। सरला बहुत भली औरत थी, उसका मन बहुत अच्छा था। मंजू शादी के पहले दिनों में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दिन ब दिन वो बहुत बुरी बनती जा रही थी। एक दिन जब सरला कपड़े धो रही थी तो मंजू अपने कपड़े धो रही सास को देखकर गुस्से से बोली, रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? अगर किसी ने ये सब देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि ये फैशन करती है और अपनी सास से सारे घर के काम करवाती है। क्या आप इस गांव में मेरा नाम खराब करना चाहती हैं? इस तरह वो अपनी सास पर जोर से चिल्लाने लगी। मंजू की बात सुनकर सरला बोली, अरे अरे, अभी हुआ क्या है? सारे कपड़े यही पड़े हुए थे तो मैंने धो डाले। क्या मैं नहीं जानती कि इन्हें धोना है? मैं नहीं धो सकती क्या? आप मुझ पर गुस्से से आसपास के लोगों के सामने मुझे बुरा बनाने के लिए ही ये सब कर रही हो ना? मैं सब जानती हूँ। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं था, गंदे कपड़े दिखाई दिए तो धोने लगी बस। अरे अगर कोई काम धाम नहीं है तो भगवान का नाम लेते हुए एक जगह बैठ जाइए और ऐसे काम मत कीजिए जिससे मेरा बुरा नाम हो। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ की तरह देखभाल करूंगी, कि आप हो कि मुझे बुरी बहू बनाने पे तुली हुई हो। इस तरह मंजू रोते रोते घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही सरला बोली, अरे मैंने उसे तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक, वही आई, मुझ पर चिल्लाई और फिर रोते रोते खुद ही चली गई, ऊपर से मुझे बोलती है, छी। इस तरह वो सोचने लगी। इसी तरह हर दिन मंजू सरला कोई भी काम करे उस पर जोर जोर से चिल्लाती रहती थी। अगर सरला बिना किसी काम के बैठी रहती तो भी वो आकर बोलती कि ये अपना घर है, इस तरह खाली कैसे बैठ सकते हो। सरला को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहू का मन कैसा है। इसी तरह एक दिन रात को जब सरला भक्ति चैनल देख रही थी तो मंजू वहाँ आकर बोली, जब देखो तब वो भक्ति चैनल ही देखती रहती हो। आप जानती हो ना इस वक्त मैं सीरियल देखती हूँ, लाइए रिमोट मुझे दीजिए। ऐसा बोलकर अपनी सास के हाथ से रिमोट छीन लेती है और अपना चैनल लगा लेती है। सरला कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह मंजू हॉल में देखकर फोन देख रही थी तो सरला वहाँ आकर बोली, आज मेरी बेटी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रही है, स्टेशन जाकर उसे ले आ। क्या समता आ रही है? मुझसे एक बात भी नहीं बताया, कम से कम उसने फोन भी नहीं किया। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आप दोनों तो माँ बेटी हो, मैं ही बस पराये घर की हूँ ना। अरे अभी तुझे किसने क्या कह दिया? बता, तू जाएगी या मुझे जाना होगा? इस तरह दोनों बातें ही कर रहे थे कि समता बैग लेकर घर के अंदर पहुँची। समता को देखकर सरला दंग रह गई। अरे ये क्या बेटी, तूने तो कहा था शाम को आएगी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने सोचा था कि आपको सरप्राइज करूंगी माँ। कैसी हो भाभी? हाँ, अब मेरे बारे में क्या बात करना, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे भी मेरे बारे में सोचने वाला है ही कौन यहाँ? अरे ये क्या भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे भैया तुम्हें ध्यान से नहीं देखते क्या? अब वो सब बातें करने की क्या जरूरत, जाकर फ्रेश होकर आओ, कुछ खा लेना। ऐसा बोलकर वहाँ से घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही समता, क्या माँ, भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ वो तो ऐसी ही है, तू चल अंदर। ऐसा बोलकर उसे अंदर ले गई। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ते के लिए बैठते हैं। माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? उपमा बनाया है बेटी, उसने कहा। ये बात सुनते ही मंजू ने कहा, क्या कहा? उपमा? किसने कहा था आपको उपमा बनाने को? आप जानती नहीं कि मैं उपमा नहीं खाती? कितने बार बताऊं आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ही खाइए। हाँ, इस तरह जोर से चिल्लाकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही समता बोली, माँ वो इस तरह क्यों चिल्ला रही है? वो हमारी भाभी ही है ना? क्या बताऊं बेटा, दिन ब दिन इसमें बदलाव आते ही जा रहे हैं, तू खाना खा, उसने कहा। इस तरह मंजू हमेशा कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करती ही रहती थी। एक दिन मंजू का पति माधव मार्केट से कुछ सामान घर लाकर आया। मंजू, ये रहे तुम्हारे सामान, ऐसा बोलकर उसने मंजू को सारा सामान दिया। सारा सामान देखकर मंजू बोली, अरे ये लौकी क्यों लेकर आए हो? छिछी, एक काम भी ढंग से करना नहीं आता आपको। आपको कोई भी काम बताना ना बेकार है, बेकार। सारे काम मुझे ही करने होते हैं, क्या करूं, मेरी फूटी किस्मत।
ऐसा बोलते हुए वो अंदर चली गई। इस तरह मंजू घर के सभी लोगों पर चीखते चिल्लाते रहती थी। मंजू के बर्ताव के बारे में समता को समझ में आ गया। एक दिन जब मंजू घर पर नहीं थी तो समता बोली, माँ, भाभी को हुआ क्या है? जब नई नई शादी हुई थी तब तो एकदम ठीक थी, अब इस तरह क्यों बदल गई? वो कितनी भी बातें बोलती है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जाने देना बेटी, छोटी बच्ची है, वो भी मेरी बेटी जैसी ही है ना। लाड प्यार ज्यादा हो गया था, इसलिए इस तरह बर्ताव कर रही है, समझ जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन माँ, तुम इसी तरह छोड़ दोगी ना तो उसका ये बर्ताव और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, चिल्लाने दे उसे। ऐसा बोलकर वहाँ से अपने घर के अंदर चली गई। सरला के जाते ही समता सोची, मेरी माँ ऐसी ही है, लोग उसे जितना भी गाली दें वो उल्टा जवाब नहीं देती। मुझे ही अपनी भाभी में बदलाव लाना होगा। किसी पर भी अगर जोर से चिल्लाओ तो उन्हें कैसा लगता है, ये इसका एहसास मैं उसे जरूर दिलवा कर रहूंगी। इस तरह मन में ठानकर उस दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, वो मंजू के कमरे में जाकर मंजू पर बुढ़िया का भेष बना देती है और बाहर निकल जाती है। सुबह उठते ही मंजू हॉल में आते आते बोलती है, सासू माँ, कॉफी। ऐसा बोलते हुए वो बाहर निकली। वहीं पर बैठी समता बोली, क्या कहा? कॉफी? सासू माँ, देखा है टाइम कितना बज रहा है? 8 बज गए हैं। जाइए, जाकर अपनी कॉफी खुद बना लीजिए, उसने कहा। ये सुनकर मंजू दंग रह गई। अरे लड़की, तू मुझे सास क्यों बोल रही है? भूल गई क्या? तू मेरी ननंद है। ननंद? वो कौन है? मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास हो। ये सब क्या काम ना करने के बहाने हैं? मैं वो सब नहीं जानती, जाकर जल्दी से खाना बनाइए, समता ने कहा। ये सुनकर मंजू दंग रह गई। ये क्या? ये मुझे सास क्यों बोल रही है? मुझे क्या हुआ? ऐसा सोचकर वहीं दूर रखे एक आईने में अपने आप को देखती है। अपने आप को देखकर वो दंग रह जाती है। ये क्या सासू माँ, बस एक रात सोकर उठकर अब ये भूल गई कि आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू हूँ? ये कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे तो सब गड़बड़ घोटाला लग रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, जाकर फटाफट सारे बर्तन मांज दीजिए, उसने कहा। ये बात सुनकर मंजू किसी सोच में पड़ गई। वो अब मानने लगी थी कि यही सब सच है। इतने में वो अपने सास को याद करते हुए बोलती है, जैसा बर्ताव मैंने एक बहू के जैसे किया, वही बर्ताव जब एक सास के जैसे मुझ पर कोई कर रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी मेरी सास कितनी अच्छी थी, मुझे अपने खुद के बेटे की तरह लाड़ करती थी। मैं जितना भी उन पर चीखती चिल्लाती थी, वो मुझ पर एक बात उल्टा जवाब नहीं देती थी। अपनी बहू की इतनी सारी बातें सुनकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। इस तरह सोचते हुए वो दुखी होने लगी। तब समता बोली, क्या हुआ सासू माँ, मैंने अभी कुछ कहा है क्या आपको? क्यों ऐसे रो रही हो? मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुमने मुझसे कुछ कहा, मुझे वो सब याद आ गया जो मैंने अपनी सास से कहा था। मैंने अपने पति को भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। अब मुझे वो सब याद आ रहा है तो बुरा लग रहा है। इस तरह बोल रही थी कि सरला घर के अंदर से बाहर निकली। उसे देखकर मंजू बोली, सासू माँ आप? ऐसा बोल रही थी कि माधव वहाँ पहुँचा। हाँ, मेरी माँ यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी? वैसे भी ये क्या हो गया है तुझे? बुढ़िया बन गई है क्या? क्या हुआ? बुढ़िया का भेष? ये क्या बोल रहे हो आप? अब मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूँ ना? वो इस तरह बोल रही थी कि तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर मंजू दंग रह गई। सॉरी भाभी, मैंने ही ये सारा नाटक रचाया। मैं चाहती थी कि आपको पता चले कि आप जिस तरह से लोगों पर चिल्लाती हैं, अगर आप पर कोई चिल्लाएगा तो कैसा लगेगा। आपके बालों पर मैंने ही रंग लगाया था। इस तरह उसने सारी बात अपनी भाभी को बताई। उस दिन से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना बर्ताव उस दिन से बदला और सब लोगों से हंसते हंसते बातें करने लगी। अंडरग्राउंड मटन सेलर। एक गांव में सरला और सावित्री नाम की 2 सास बहू रहते थे। वो लोग कई दिनों से बकरियों को काट रहे थे
आसपास के गांव में इनकी बकरियों का काफी डिमांड चल रहा था। वो दोनों मिलकर एक मटन शॉप भी चला रहे थे। उसी गांव में रहने वाले सूर्या और सोमू एक दिन इस तरह बातें कर रहे थे। अरे यार, मैं उस सास बहू के मटन शॉप से मटन लेकर आया हूँ। 10 रुपए ज्यादा है लेकिन टेस्ट एकदम मस्त है, पता है? क्या सच में? मैं भी हमेशा वहीं से मटन खरीद कर लेकर जाता हूँ। वो लोग काफी साफ सुथरा बेचते हैं। ऊपर से सारी बकरियां वो खुद ही पालते हैं। एक तरफ बकरियां पालते हैं और दूसरी तरफ काम वालों की मदद से मटन शॉप भी चला रहे हैं। हाँ यार, वो सास बहू दोनों काफी समझदार हैं। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। ये सास बहू की जोड़ी आसपास के कई गांवों में बहुत नाम कमा चुकी थी। एक दिन सावित्री हॉल में बैठी हुई थी कि सरला आकर बोली, सासू माँ, बकरियों को चारा खिलाने का टाइम हो गया है। मैं उन्हें ले जा रही हूँ। आप आज घर पर ही रुक जाइए, बहुत धूप है बाहर, ठीक है? अरे बेटा, तुम सारी बकरियों को अकेले नहीं संभाल सकती। रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो घर के बाहर बकरियों के पास पहुंची। दोनों बकरियों को चरवाने के लिए ले जा रहे थे कि हरि नाम का आदमी आकर बोला, माँ जी, हमारा पास के गांव में एक मटन शॉप है। मुझे पता चला कि आपके पास बकरियां हैं। मैं कुछ बकरियां आपसे खरीदना चाहता हूँ। हमारे पास बकरियां तो हैं, लेकिन हमारा खुद का मटन शॉप है। हम उसे काम वालों की मदद से चला रहे हैं। हम बाहर के लोगों को बकरियां नहीं बेचते। ऐसा बोलकर उसे वहाँ से भेज देती है। दोनों सास बहू बकरियों को लेकर जंगल पहुँचते हैं। इनके मटन शॉप पर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। इनका मटन शॉप इसलिए भी फेमस था कि इनका मटन बहुत अच्छा रहता था। इनका धंधा अच्छा चल रहा था कि एक दिन उस गांव में रंगैया नाम का आदमी आकर अपना खुद का मटन शॉप खोलता है। रंगैया इन सास बहू से थोड़े कम दाम में मटन बेचता था। सोमू और सूर्या नाम के दो आदमी रंगैया के मटन शॉप के बारे में इस तरह बातें कर रहे थे। आज संडे है, चिकन लाया या मटन लेकर आया? अभी कहाँ यार, मैं अभी जाकर लाने की सोच रहा था। मैं उस सास बहू के शॉप में जाकर मटन लेकर आऊंगा। वहाँ का मटन बहुत अच्छा रहता है। अरे उतनी दूर जाने की क्या जरूरत? उस नए मटन शॉप के पास जा, कम दाम में भी बेच रहा है वो। अरे यार, वो कम दाम में बेच रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। न कोई गड़बड़ है न धोखा है। आज तक इस गांव में उस सास बहू का एक ही मटन शॉप चलता था, इसीलिए वो जितना दाम बोलते थे हम लोग खरीद लेते थे। अब जब इस दूसरे आदमी ने दुकान खोली है ना, तब हमारी समझ में आया है मटन का असली भाव क्या है। वो भी तो वही मटन बेच रहा है ना, जो मटन वो सास बहू बेचते हैं। जहाँ हमें 10 रुपए कम हो जाते हैं वही लेना ही अच्छा है ना। हाँ यार, तू तो सही कह रहा है। चल तो फिर उस नए आदमी के पास जाकर ही खरीदते हैं। ऐसा सोचते हुए वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। इस तरह गांव के काफी लोग रंगैया के पास ही जाकर मटन खरीदने लगते हैं, क्योंकि वो सास बहू के मटन से कम दाम में बेच रहा था। दिन ब दिन सास बहू के शॉप पर मटन खरीदने वालों की संख्या कम होती जा रही थी। एक दिन सावित्री बोली, ये सब क्या हो रहा है? आजकल तो लोग खरीदने आ ही नहीं रहे। क्या हो सकता है? सासू माँ, गाँव में एक नया मटन शॉप खुल गया है। वो आदमी हमसे भी कम दाम पर मटन बेच रहा है, इसीलिए लोग वही खरीदने चले जा रहे हैं। वो इतने कम दाम में कैसे बेच पा रहा है? पता नहीं सासू माँ। ठीक है, जाकर हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। ये भी पता लगाना होगा कि वो इतने कम दाम पर कैसे बेच रहा है। वैसे भी हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारी बकरियों को भी उसी को बेच देते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों रंगैया के पास पहुँचे। इन दोनों को देखकर रंगैया बोला, हाँ बोलिए मैडम, अभी अभी कटा हुआ फ्रेश मटन है। तुम इतने कम दाम पर मटन बेच रहे हो ना, तुम्हें मुनाफा तो होता ही होगा। तुम ये बकरियां लाते कहाँ से हो? उसने पूछा। रंगैया थोड़ा घबराते हुए बोला, अरे वो सब तो व्यापार के रहस्य हैं, मैं किसी से नहीं बताता। आपको मटन कितना चाहिए बस ये बताइए, उसने कहा। ये बात सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और मन में सोचते हैं, हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, आपको वैसे भी बकरियों की जरूरत पड़ेगी ना,
तो आप हमसे खरीद लीजिए। मैं वो सब ऑर्डर करके खरीदता हूँ, मैं आपसे नहीं खरीद सकता, उसने कहा। दोनों सास बहू बिना कुछ बात किए वहाँ से घर चले गए। सासू माँ, मुझे ना उस पर बड़ा ही शक हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। हाँ री, हमने उससे जो भी प्रश्न किए उसके लिए वो घबराते हुए हड़बड़ाते हुए हमें जवाब दे रहा था। हाँ सासू माँ, हमें इस बात को पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए वो लोग उस रात सो गए। आधी रात के समय एक आदमी सर से पांव तक खुद को ढककर सावित्री के एक बकरियों के पास पहुंचा। उसने अपना कपड़ा हटाया तो हमें दिखा कि वो रंगैया है। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में इतने अच्छी बकरियां हैं। अगर पता होता तो मैं आसपास के गांव से बकरियां चुरा कर नहीं लाता, यहीं से चुरा लेता। ऐसा सोचते हुए उन बकरियों में से एक बहुत ही मोटी और ताजी बकरी को लेकर अपने दुकान पर चला गया। उसकी दुकान से अंडरग्राउंड के लिए रास्ता था। उस रास्ते से वो अंदर चला गया। वहाँ खूब सारा मटन रखा हुआ था। ये लोग सारे पागल लोग हैं। इन्हें ये तो पता है कि मैं कम दाम में बेच रहा हूँ, मगर ये लोग नहीं सोच रहे कि मैं इतने कम दाम में कैसे बेच रहा हूँ। जब मुझे बकरियां खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही तो मुझे जितना भी आए सब कुछ मेरा मुनाफा ही तो हुआ ना। इस तरह वो मन में सोचते हुए ऊपर आया। सुबह सावित्री अपने बकरियों को देखने के लिए वहाँ पहुँची और उसने जब देखा उनमें से एक बकरी गायब है तो वो बहुत घबराने लगी। सरला, बेटी सरला, हमारी एक बकरी नहीं दिखाई दे रही, क्या हुआ? कल हमारे साथ वापस आ गई थी ना? हाँ सासू माँ, मैंने कल ही तो उसे देखा था, अभी कहाँ चली गई? इस तरह वो आसपास ढूंढने लगी, उसे वो कहीं नहीं दिखाई दी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह 3-4 दिन बाद उनके घर से रोज एक बकरी चोरी हो जाता था। चौथे दिन रात को लगता है कोई चोर रोज आकर हमारे बकरियों में से एक बकरी उठा ले जा रहा है। हमें आज उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। ऐसा सोचकर उस दिन रात को दोनों बिना सोए छुप छुप कर उस चोर की राह देखने लगे। आधी रात होने के बाद रंगैया अपने चेहरे को ढककर उन बकरियों में से एक बकरी को निकालकर अपने दुकान के अंडरग्राउंड में जाकर उसे छुपा देता है। रंगैया का पीछा करते करते दोनों सास बहू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। देखा तूने, ये आसपास के बकरियों को चुराकर कम दाम में उसे बेच दे रहा है। हाँ सासू माँ, हमें इसी अभी पुलिस में पकड़वाना होगा। अभी नहीं, सारा गांव सो रहा है। कल सुबह आकर पूरे गांव के सामने इसकी पोल खोलनी होगी। साथ में अंडरग्राउंड में रखे अपनी बकरियां और दूसरे लोगों की बकरियों को भी छुड़वा देंगे। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चले गए। सुबह सारे गांव वालों को अपने साथ लेकर वो रंगैया के पास पहुँचे। क्यों माँ जी, मैं आपके पास बकरियां नहीं खरीद रहा हूँ, इसीलिए गांव वालों को अपने साथ लाकर मुझे डराना चाहती हो? हम तुम्हें डराने नहीं आए, तुम हमारी बकरियों को चुरा लाए, इसीलिए तुम्हें सजा देने आए हैं, उसने कहा। ये बात सुनते ही रंगैया दंग रह गया। क्या कहा? मैंने बकरियां चुराई हैं? मैं ये सब नहीं जानता। अच्छा, ये बात है, चलो देखते हैं। ऐसा बोलकर दोनों सास बहू दुकान में जाकर अंडरग्राउंड में गई और गांव वालों के सामने रंगैया की सारी पोल खोल देते हैं। हमने सोचा था कम दाम में बेच रहे हो, भले आदमी हो, लेकिन तुम ये सब करतूत कर रहे हो। तुझे अभी पुलिस में पकड़वा देते हैं। इस तरह गांव वालों ने एक एक करके रंगैया को खरी खोटी सुनाई और उसे पुलिस में पकड़वा दिया। जहाँ जहाँ से रंगैया बकरियां चुरा कर लेकर आया था, उन सबको बकरियां वापस कर देता है। इस तरह सास बहू बकरियों के चोर को पकड़वाकर गांव में फिर से अपना अच्छा नाम कर लेते हैं।